देखो, अभी तक हम लोग ने जान चुके हैं कि वोल्ट, जूल, कूलम ये लोग आपस में कैसे रिलेटेड रहता है। एंड इवन कि हम लोग ने ये भी जाना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मान लो ये फील्ड है। ये फील्ड कैसे किस लिए बना, क्योंकि बीच में एक इलेक्ट्रॉन था। आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को रखे थे, इसको आप पुश कर रहे थे, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ रहा था, तो ही जाके ये इसके अंदर जा रहा था। हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन था। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझो कि इस ऑब्जेक्ट को, इस फील्ड, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, आपने पुश करके इसको ऑलमोस्ट यहाँ तक लेके आए, यहाँ पर आए। तो अभी ये जो एनर्जी का बात कर रहा हूँ, इसको महसूस करो कि आप इतना दूर तक जब इसको ढकेल के लेके आए, ऑलरेडी कुछ फोर्स अप्लाई किए थे, और इतना डिस्टेंस जाने के लिए कुछ तो इनटू अगर डिस्टेंस कर ले कि एस डिस्टेंस गया था, तो कुछ तो वर्क डन ऑलरेडी हो गया था। अभी इस पॉइंट पे आने के बाद अगर आप अपना हाथ को हटा लिए, क्योंकि आप यहाँ से पुश कर रहे थे मान लीजिए, और इतना दूर आने के बाद इसको आपने हटा लिए, अपना हाथ हटा लिए, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही फोर्स से रिटर्न आ जाएगा। तो कैन यू फील दैट वो एनर्जी जो इसके अंदर में स्टोर हो गया था, इतने इस पॉइंट से इस पॉइंट के इतने क्लोज आने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली रिपेल करने की कोशिश किए ही जा रहा था, लेकिन आप तो इसको कंटिन्यूसली फोर्स दिए ही जा रहे थे। तो ये यहाँ पर जाने के बाद जब आपने इधर से फोर्स देना बंद कर दिया, तो क्या हो गया, वो सडनली बहुत ही फास्ट मूव करके पीछे आने लगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत ही, आपने तो हाथ हटा लिया, और जब ये आपने हाथ हटा लिया तो ये बहुत ही फास्ट पीछे आना शुरू कर देगा। तो वो जो एनर्जी इसके अंदर में स्टोर हुआ था, जिसके लिए ये रिटर्न आ रहा है, वही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के रूप से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से पोटेंशियल हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर में होता है, और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है अगर वो एक कंडक्टर वायर के बीच में थ्रू से जा रहा है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़रूर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, सर्किट डायग्राम को समझते हैं। तो सर्किट डायग्राम्स को समझने के लिए आपको ये पिक्चर को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली सर्किट्स में कभी स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखते हैं, कभी इलेक्ट्रिक सेल नहीं लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डायग्राम से। बैटरी, देखो ऊपर में भी एक बैटरी है, और ये जो नीचे कम्बिनेशन ऑफ बैटरी है वो भी बैटरी है, लेकिन फ़र्क क्या हो गया, ऊपर में एक बैटरी गिवन है और नीचे बहुत सारा बैटरीज एक साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स एक बैटरी के एंड के साथ अनदर एक बैटरी एंड अटैच है, फिर एक बैटरी अटैच है, ऐसा। दैट मीन्स कम्बिनेशन है। हम लोग ये अक्सर करते हैं कि मान लो कि एक बल्ब है, वो 6 वोल्ट से जलेगा, लेकिन हम लोग के पास 2 वोल्ट है, तो हम लोग 2 वोल्ट का बैटरी है, तो हम लोग ऐसे 2 वोल्ट बैटरी को कनेक्शन कर देते हैं, और फिर वायर को जोड़ते हैं, तो जाके वो बल्ब ग्लो करता है, तो वो बल्ब ग्लो होगा। तो ये कम्बिनेशन ऑफ बैटरी हो गया। तो इन सब को हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइन से या फिर सिंबल से। देखो यहाँ पर पहला वाला एन इलेक्ट्रिक सेल, इसका सिंबल कुछ ऐसा है। हमेशा नोटिस करो, हम लोग जब भी बैटरी रिप्रेजेंट करते हैं, एक बिगर लाइन होता है, एक छोटा लाइन होता है। बिगर लाइन हमेशा पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, और छोटा लाइन नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। ओके, सेकेंड वाला भी कुछ ऐसा है। देखो, नेगेटिव के साथ फिर एक पॉजिटिव एडेड है, और फिर एक नेगेटिव हो गया, अब फिर ये कंटिन्यू हो रहा है, फिर एक बड़ा है, फिर एक छोटा है। तो दिस आर द कम्बिनेशन, ये हो गया कम्बिनेशन ऑफ बैटरी। और अगर आप सिंगल दोगे उसको, सिंगल, तो ये हो गया एक सिंगल यूनिट सेल। ओके, क्वेश्चन 3 देखो, ए प्लग और की आपने ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये जो साइन आ जाता है ना ऐसा, इसका मतलब यहाँ पर कोई स्विच है, मतलब ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। लेकिन अगर मान लो कि इसमें, दैट मीन्स ये ओपन केस है, इसमें सी सर्किट पूरा नहीं है, सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन बीच में अगर मान लो एक डॉट आ गया, दैट मीन्स सर्किट कंटिन्यूअस है, तो दैट मीन्स सर्किट क्लोज है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन आपको गिवन रहता है ये वाला, इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ एक की है, दैट मीन्स एक स्विच है। अब बीच में डॉट है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कि वो क्लोज है कि ओपन है।
नेक्स्ट देखो वायर जॉइंट्स को कैसे दिखाया गया है कि यहाँ पर एक वायर जॉइंट हुआ है। ये जो अप वाला हो जाता है ना, ऐसे ऐसे इतना दूर तक आता है, फिर ऐसे करके चल जाता है ऊपर से। इसका मतलब है कि ये भी एक कंडक्टर वायर है, ये भी एक कंडक्टर वायर है, लेकिन ये दोनों कंडक्टर वायर आपस में टच नहीं है। ऊपर से क्रॉस करके चल गया मतलब टच नहीं है, ऊपर से क्रॉस करके चल जा रहा है, ये जॉइन नहीं है। ये इसीलिए ये सर्कुलर टाइप का शेप आता है, बेंडिंग वाला शेप आता है। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है। इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब को तो बेसिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिलामेंट जैसा शो होता है। तो आप लोग कभी भी सर्किट में ऐसा गिवन होगा तो आप लोग समझ लो कि ये बल्ब है। लेकिन आई विल प्रेफर इफ़ यू कंसीडर, कभी भी अगर ऐसे बल्ब टाइप का सर्किट में गिवन होगा तो आप लोग हमेशा सोचो कि ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। रेजिस्टेंस अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में जब समझेंगे तब ये इसको बात को और भी डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बात को ध्यान में रखो कि इट गिव्स सम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हाँ, ये एक बल्ब ही शो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एक रेजिस्टेंस के तौर से हम लोग सोचेंगे। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा साइन गिवन रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, बल्ब लिखेंगे कि रेजिस्टेंस लिखेंगे? नहीं, लिखो बल्ब, लेकिन दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि वो बल्ब सर्किट में है तो सर्किट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कमी हो जा रहा है। ऑब्वियसली आपको ये बात समझना है कि एक सर्किट है, उसके बाद यहाँ पर एक तो बल्ब है और फिर यहाँ पर एक बल्ब है। तो मैं अगर इस पॉइंट पे देखूँ कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे देखूँ कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली इसमें फ़र्क हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ पर थोड़ा कम पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होके जाएगा, जब भी इससे पास होके जाएगा तब बीच में बहुत रास्ते में रुकावट जनरेट होगा, और इसीलिए वो रुकावट को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वो रुकावट होने के लिए उसका एनर्जी में भी लॉस हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, दैट मीन्स उसका वोल्टेज में भी डिफरेंस हो जाएगा। ये यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा, यहाँ वोल्टेज कम होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ, कभी भी ऐसा पिक्चर गिवन होगा तो आप लोग उसको इलेक्ट्रिक बल्ब भी समझो। लेकिन टू बी मोर प्रोमिनेंट, हमेशा दिमाग में सोचो कि बल्ब के लिए सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस जनरेट हो गया, तो बल्ब के एक साइड में जितना वोल्टेज होगा उसके ऑपोजिट साइड में उसका वोल्टेज थोड़ा घट जाएगा। दैट मीन्स द बल्ब विल एक्ट लाइक एन रेजिस्टेंस। जस्ट उसके नीचे ही देखो रेजिस्टेंस को दिखाया गया है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाया गया है। ये हो गया प्रॉपर रेजिस्टेंस को शो करने का प्रोसेस। तो अगर मान लो कि कहीं पर आपको एक बल्ब गिवन है ऐसा, और फिर बोल रहा है कि वेदर इट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, दैट मीन्स क्या हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं? तो हाँ, हम लोग लिख सकते हैं। बल्ब होने का मतलब हो गया कि आपको स्पेसिफाई कर दिया कि वो रेजिस्टेंस किस टाइप का है, वो एक बल्ब है। लेकिन ये दे देने से, नीचे वाला अगर दे दिया जाए तो आप कंसिडर नहीं कर सकते हो कि वो रेजिस्टेंस किस टाइप का था। दैट मीन्स वो फ़ैन था कि कोई एसी था कि कोई रेफ्रिजरेटर था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस है। बट यू कैन नॉट स्पेसिफाई इन क्लियरली कि वेदर इट वाज अ बल्ब और ए फैन और एनीथिंग। बट इसमें आपको पता चल जा रहा है कि हाँ वो बल्ब है, दैट मीन्स वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। ओके, नीचे देखो लोग आप लोग, एक रियोस्टैट यहाँ पर बताया गया है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको ऐसे तौर से कि मान लो आपने कभी ट्रेन को चलते हुए देखे हैं कभी? आप लोग अगर नहीं देखे हो तो मैं बता देता हूँ। वहाँ पर क्या होता है, एक थ्रोटल होता है। थ्रोटल होता है मतलब कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, और थ्रोटल ऐसा रहता है, यहाँ पर हैंडल रहता है। अभी क्या करता है ड्राइवर, इसको धीरे धीरे इधर सेंड करता है। जब ये यहाँ पर आ जाता है, ये हैंडल जब यहाँ आ जाता है तब गाड़ी का स्पीड बहुत बढ़ जाता है। अब बात को ऐसे समझो कि जब यहाँ पर था तो स्पीड कम था, धीरे धीरे जितना इसको हैंडल को इधर लेके जाता है तो स्पीड बढ़ते जाता है, एंड यहाँ पर जब आ जाता है वो मैक्सिमम फुल स्पीड में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब यहाँ पर था उसका वो ट्रेन में करंट पूरे अच्छे तरीके से नहीं जा रहा था, बहुत रेजिस्टेंस था। लेकिन जब वो यहाँ पर आ गया तो उस
सर्किट में रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और करंट अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो मोटर भी जल्दी से घूमना शुरू हो जाता है, और मोटर अगर जल्दी से घूमना शुरू हो जा रहा है तो गाड़ी का स्पीड भी बढ़ जाता है। तो ये बात भी कुछ ऐसा होता है। इसी टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट होता कैसा है, ऐसा होता है, ऐसा एक तो गोल गोल टाइप का सर्कुलर शेप का एक स्पिंडल होता है, और क्या होता है, एक कनेक्शन जुड़ा रहता है ऐसा करके। आप इसको, ये जो एरो बताया ना, ये एक टचिंग डिवाइस है, इसको आप मूव कर सकते हो। दैट मीन्स आप इसको यहाँ से हटा के इस पोजीशन में भी ला सकते हो। तो होगा क्या, देखो, जब इस पोजीशन में था तो रेजिस्टेंस कितना था, इतना था, यहाँ से इतना दूर तक। लेकिन अगर जब इस पोजीशन में आया तो देखो रेजिस्टेंस यहाँ से इतना दूर तक हो गया। दैट मीन्स देखो, इतना जो रेजिस्टेंस है, ये जो गैप बच गया, ये गैप तो रेजिस्टेंस घट गया, और रेजिस्टेंस इतना घट जाने से उसका एनर्जी थोड़ा बढ़ गया, और एनर्जी बढ़ जाने से करंट फ्लो ज़्यादा होगा। तो ये जो एरो वाला बात मैं बता रहा हूँ, ये मूवेबल है। ये जितना इधर जाएगा रेजिस्टेंस धीरे धीरे घटते जाएगा। हम लोग को जब मैक्सिमम एनर्जी ज़रूरत होता है तो हम लोग यहाँ पर इसको लेके रोक देते हैं। दैट मीन्स वो कुछ बात ऐसा हो जाता है कि हम लोग मैक्सिमम केस क्या हो जाता है कि रियोस्टेट ऐसा था, आपने एरो को यहाँ रख दिया, ये सबसे लोएस्ट करंट फ्लो करेगा। लेकिन मान लो कि आपने रेजिस्टेंस रियोस्टेट को ऐसे रख दिया है, आपने रियोस्टेट ऐसे लगाया, और फिर आपने एरो को शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ गए, क्योंकि ये मूवेबल था तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अब ये डिपेंड कर रहा है ना, करंट किधर से आ रहा है, करंट क्या इधर से आ रहा है कि करंट इधर से आ रहा है। अगर करंट इधर से आ रहा है, करंट अगर इधर से आ रहा है तो क्या होगा, देखो कि इसको अच्छे से समझो। यहाँ पर करंट इधर से आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो और इसके थ्रू से नहीं जा रहा, उसको यही रास्ता मिल जा रहा है जाने का, तो वो यहाँ से थ्रू होकर ऐसे निकल जा रहा है। दैट मीन्स इतना जो रेजिस्टेंस था वो यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए करंट फ्लो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इस केस में देखो, करंट इधर से आ रहा है, फिर वो उसको इतना रेजिस्टेंस के थ्रू से जाना पड़ रहा है, फिर यहाँ पर आकर टच होकर यहाँ से जा रहा है। दैट मीन्स उसको इतना रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है। दैट मीन्स ऑब्वियसली उसका करंट फ्लो घट जाएगा, उसका करंट फ्लो थोड़ा घट जाएगा, लो हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें करंट फ्लो कम होगा। तो रियोस्टेट को तो हम लोग बेसिकली ऐसे दिखाते हैं, एक रेजिस्टेंस दिखा देते हैं और फिर एक एरो दिखा देते हैं। तो इससे होता क्या है, आपको समझ में आता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, इट कैन नेगोशिएट द रेजिस्टिविटी, इट कैन नेगोशिएट द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट। आप टचिंग डिवाइस को मूव कर सकते हो इस रेजिस्टेंस के ऊपर। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, हम लोग घर में अगर फ़ैन का रेगुलेटर देखते हैं तो रेगुलेटर भी कुछ रेजिस्टेंस का, ये रियोस्टेट की तरह काम करता है। जब 1 में रहता है फ़ैन बहुत ही स्लो घूमता है, दैट मीन्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहता है उसमें, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस को झेलता है। यहाँ पर रहता है, करंट इधर से फ्लो हो रहा है, यहाँ रहता है। जितना हम लोग 1 2 3 4 5 में डालते हैं, वो रियोस्टेट के एकदम क्लोज में आ जाता है, 5 में यहाँ आ जाता है। दैट मीन्स करंट मैक्सिमम फ्लो होना शुरू कर देता है। ओके, घर का रेगुलेटर कुछ इस टाइप का हो जाता है। फिर देखो एमीटर गिवन है। एमीटर क्या हो गया, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको करंट नापने में, मेज़र करने में हेल्प करता है। एमीटर इज़ अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन मेज़र द करंट अमाउंट, दैट मीन्स आई। आप लोग जो आई पढ़ रहे थे ना, जिसका यूनिट क्या था, एम्पेयर, वो एम्पेयर मेज़र करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। उसीलिए साइन में ए लिखा रहता है कि एमीटर में ए लिखा रहता है कि वी कैन मेज़र द एम्पेयरेज। एम्पेयरेज मतलब कितना एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, करंट मतलब आई, कितना आई फ्लो हो रहा है उस सर्किट के थ्रू से। हम लोगों को कभी कभी ज़रूरत होता है, कुछ मशीन्स होता है जिसमें 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट अगर जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में एमीटर लगा देते हैं। अभी सर्किट में अगर 10 एम्पेयर का करंट भी फ्लो हो रहा है तो हम लोग को शो कर देगा कि यहाँ पर एम्पेयर में 10 में जाके
वो एरो शो करेगा कि 10 फ्लो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो सर्किट को वहाँ से जल्दी से हटा लेंगे एंड फिर करंट को फ्लो को घटाएंगे। करंट फ्लो घटाएंगे तो फिर जब तक 5 एम्पेयर नहीं होगा तब तक हम लोग सर्किट को कनेक्ट नहीं करेंगे। जब देखेंगे एमीटर में 5 एम्पेयर शो हो रहा है तभी जाके हम लोग सर्किट को कनेक्ट करेंगे या फिर क्लोज सर्किट बनाएंगे। तो ये एमीटर हम लोग को हमेशा एम्पेरेज मेज़र करने में हेल्प करता है। और वोल्ट मीटर उसके बाद है, देखो वोल्ट मीटर कुछ नहीं, जैसे हम लोग एम्पेयर को मेजर करते हैं वैसे वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो वोल्ट मीटर से हम लोग को पता चलता है। वो वोल्टेज हम लोग को डिफाइन करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली आपके घर में फ़ैन चल रहा है, वोल्टेज अगर कम होगा तो फ़ैन तो बहुत स्लो घूमेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, नहीं इसमें बहुत सारा दिक्कत हो गया कि एक आपका जो अप्लायंस है, दैट मीन्स वो जो फ़ैन है वो अगर लो वोल्टेज में घूम रहा है तो फ़ैन, वो जो अप्लायंस है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू करेगा। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आप उस फ़ैन को ऐसा वोल्टेज सर्किट में लगाओ कि जहाँ पर उसका प्रॉपर वोल्टेज स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा। अगर फ़ैन में लिखा हुआ है 220 वोल्ट और आप उसको 200 वोल्ट में लगा रहे हो, 200 वोल्ट का कनेक्शन में यूज़ कर रहे हो तो इट विल डैमेज द फ़ैन। सो ये जो सर्किट आपको गिवन है इसमें क्या 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। अब तुमने कभी टीवी रिपेयरिंग शॉप में शायद देखे होंगे कि एक योलो टाइप का एक डिवाइस रहता है। लेट मी शो यू, शायद है यहाँ पर, ये देखो ये मशीन आपने शायद देखे होंगे। ये डिवाइस ऐसा रहता है, नीचे वाला जो गिवन है ये बेसिकली हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, मतलब ये ज़्यादा नहीं, वो 220 वोल्ट तक ही मेज़र कर सकता है। ये आप लोग इसको मेज़र कर सकते हो, वहाँ यहाँ पर मेज़र करने के लिए बता देता है कितना वोल्टेज जा रहा है। और ये जो ऊपर वाला दिखाया गया है ये वाला इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, बड़े बड़े मोटर हो, इंजन हो, उसमें कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो देखने के लिए हम लोग ये वोल्ट मीटर का यूज़ करता है। स्टेबलाइजर्स जो रहते हैं, स्टेबलाइजर्स में भी कभी कभी वोल्ट मीटर लगा रहता है, उसमें आप लोग स्विच दबाओगे, प्रेस करोगे तो आपको नज़र आता है कि कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है इनपुट और आउटपुट में। सो वोल्ट मीटर बेसिकली, देखो यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट से ही डिनोट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पोटेंशियल को भी वोल्ट से बताते हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्ट से ही बताते हैं। तो जो हम लोग को वोल्टेज डिफाइन करने में हेल्प करता है, मेज़र करने में हेल्प करता है, उसी को हम लोग वोल्ट मीटर बोलेंगे। तो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एमीटर क्या होगा, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग करंट सप्लाई बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आपको एक बात समझना होगा, ओम्स लॉ मुझे एक पिक्चर से आपको बताना है। लेट मी फाउंड दैट पिक्चर। ओके ठीक है, मुझे वो पिक्चर नहीं मिल रहा है, मैं आप लोग के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओम्स लॉ, देखो ओम एक साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था बोलने से बेटर होगा। ओम्स के बारे में जानना है तो मैं स्लाइड भेज देता हूँ, उसमें आप लोग पढ़ लो। बेसिकली उन्होंने क्या बता के गया था, एक सर्किट में कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर में मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया, दैट मीन्स यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन सर्किट में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस होने के लिए इस पॉइंट में जितना वोल्टेज होगा इस पॉइंट में उतना वोल्टेज नहीं होगा, उससे कम होगा। मैं स्मॉल भी बता रहा हूँ, कैपिटल भी मतलब ज़्यादा वोल्टेज है, स्मॉल भी मतलब कम वोल्टेज है। अब हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में जब भी करंट जाएगा, दैट मीन्स आई फ्लो होगा, वो हमेशा डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से बताता है। ये बहुत ही सिंपल बात है।
उन्होंने जो बता के गया था बहुत ही सिंपल लॉजिक बात बता के गया था, लेकिन उनके आने के पहले कोई भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर सक रहा था। उन्होंने आके पहले बताया कि ये रेजिस्टेंस होता है जिसके लिए ये घटता है। उन्होंने क्या बता के गया था? उन्होंने बता के गया था कि अगर एक कंडक्टर में वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट कितना फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। दैट मीन्स अगर उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा, और अगर उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट फ्लो भी कम होगा। दैट मीन्स उन्होंने बता के गया था कि भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अब ये प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या होता है? ये एक प्रोपोर्शनल रेट बताता है कि अगर भी बढ़ेगा, भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल मत समझो इसको, हाँ भी से हम लोग पोटेंशियल भी समझते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी समझते हैं, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का बात बताया गया है। तो यहाँ जो भी यूज़ हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बताया गया है। उन्होंने क्या बताया था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है ये प्रोपोर्शनल रेट में बढ़ता है। दैट मीन्स ये प्रोपोर्शनल है आई के साथ। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। यही बात बता के गए थे उन्होंने। तो ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा कि भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा एक्चुअली घटता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से समझाएंगे, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही समझते हैं। तो भी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। अभी आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो प्रोपोर्शनल साइन तो यूज़ नहीं कर सकते। दैट मीन्स इक्वल टू साइन लाना है, और इक्वल्स टू लाने के लिए हम लोग को हमेशा एक कांस्टेंट का ज़रूरत होता है, सी का ज़रूरत होता है, कांस्टेंट। दैट मीन्स भी इक्वल्स टू सी आई हो गया। अभी ये जो सी कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये सी को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस को हम लोग सी नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग आर बोलते हैं। रेजिस्टेंस है ना तो इसलिए आर यूज़ करते हैं। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया? देखो, भी इक्वल्स टू आर इंटू आई। तो भी इक्वल्स टू आई आर, ऐसे ही याद रखो, भी इक्वल्स टू आई आर। ये हो गया ओहम्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, तो थोड़ा फिर से डिस्क्राइब करते हैं। उन्होंने बता के गया था कि कोई कंडक्टर में अगर वोल्टेज डिफरेंस है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है उसके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के ऊपर। वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज डिफरेंस कम होगा तो करंट फ्लो भी कम होगा। दैट मीन्स भी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू आई, एंड सम कांस्टेंट इज द रेजिस्टेंस। दैट मीन्स भी इक्वल्स टू आई आर। और इसका दूसरा फॉर्म ऐसा भी है कि रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया भी बाई आई। अब यहाँ पर आके आप लोग थोड़ा इसको समझो, भी आर इक्वल्स टू भी बाई आई। इससे हम लोग डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा। हम लोग ने पहले भी एक एग्जांपल पे देखे थे कि हम लोग ने वन और वन का यूज़ कर लिया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, आर इक्वल्स टू भी बाई आई आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग बोले कि कोई कंडक्टर के थ्रू से अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है और अगर उन दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उनमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? 1। ऑब्वियसली 1/1 डिवाइड होकर 1 ही देगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? जैसे वोल्ट का हो गया वोल्ट, करंट का हो गया एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं ओहम। ओहम को बहुत अच्छे से समझो, एक साइन बता रहा हूँ, ये हो गया ओहम साइन। दैट मीन्स 1 ओहम, OHM।
अभी आपको समझ में आया कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम क्यों होता है, क्योंकि ये ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ से हम लोग ने ये रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज को जाने थे। दैट मीन्स ओहम ही पहला था जो ये रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग को पहले बार ऐसा डिस्क्राइब किया था। इसके पहले और भी आए थे, ऐसा नहीं था कि देयर वाज मल्टीपल पीपल, फैराडे थे, टेस्ला भी आए थे, लेकिन उन्होंने ये रेजिस्टेंस के बात को उतने अच्छे तरीके से हम लोग को समझाने नहीं सके थे जितने ओम्स ने बताए थे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 ओम। ये साइन बुक में है, देख लो, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया, 1 रो हो गया, 1 ओम हो गया। सो हम लोग 1 ओम का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे कि if in a circuit 1 ampere is flowing through a 1 volt potential different current, 1 volt potential different between 2 points, then the resistance of that circuit will be 1 ohm। डेफिनेशन बुक से पढ़ लो। देखो ये जो ग्राफ यहाँ पर बता दिया गया है, एक तरफ क्या है करंट, इधर करंट बता रहा है, इधर क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा गिवन क्यों है, ऐसा गिवन क्यों है, देखो आप खुद सोचो कि मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ऐसे मार्क कर रहा हूँ, तो इधर क्या है, इधर है करंट I, इधर क्या है V। तो उन्होंने तो बता के गया था कि V प्रोपोर्शनल टू I है। दैट मीन्स अगर वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ेगा। तो अगर वोल्टेज 1 है तो करंट भी 1 होगा, तो इन दोनों का कॉम्बाइन पॉइंट ये हो गया। अगर वोल्टेज 2 हुआ है तो करंट भी 2 होगा, दैट मीन्स यहाँ होगा, यहाँ देखो यहाँ पर होगा। अगर वोल्टेज 3 है तो करंट भी 3 होगा, यहाँ पर होगा पॉइंट। और अगर वोल्टेज 4 हो रहा है तो करंट भी 4 होगा, यहाँ हो रहा है। अब इन सारे को कनेक्ट करोगे तो देखो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वही यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि इधर ले लिया गया है वोल्टेज, इधर ले लिया गया है करंट, और वो ऐसे बढ़ रहा है। मतलब जितना करंट बढ़ेगा उतना वोल्टेज भी बढ़ेगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन कितना इजी बता दिया उन्होंने कि इट इज़ ए रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। लेकिन द प्रोमिनेंट आप लोग से ऐसा नहीं पूछा जाता कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बताओ, आप लोग से सवाल पूछा जाता है कि डिफाइन 1 ओम। तब आप क्या बताओगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू से अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। ऐसे डिवाइड करके आप लोग दिखा देना, आप लोग ऐसे दिखा देना कि 1 ओम इक्वल्स टू दिस, ऐसे दिखा देने से आप लोग का आंसर कंप्लीट हो जाता। देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान में देखो, यहाँ पर डिफाइन किया है कि V प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, V प्रोपोर्शनल टू I, सो V बाई I इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज R, सो V इक्वल्स टू IR। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से भी समझ सकते हो। V इक्वल्स टू IR मतलब वीर पावरफुल, बहुत ओहम बहुत वीर था, पावरफुल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखो, ट्रिक से याद रखो या नॉर्मल प्रोसीजर से याद रखो, लेकिन इसको याद रखो V इक्वल्स टू IR। ओके, तो ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया कि 1 ओम क्या होता है यहाँ पर। ओके, कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पेयर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। देखो ओम का साइन देखो आप लोग ने, ओम का साइन देखो कैसे बताया गया है, ये है ओम का साइन, ठीक है। ये क्यों हेल्प होता है आप लोग को, ये क्यों ज़रूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी भी आपसे ना I निकालने पूछ सकता है, V निकालने पूछ सकता है, R निकालने पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एक न्यूमेरिकल ऐसे भी हो सकता है कि 5 वोल्ट फ्लो हो रहा है और उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है
2 ओहम। तो बताओ करंट कितना फ्लो होगा। तो आप जानते हो ये तो V है, ये तो R है, तो V इक्वल्स टू आई आर है। तो आपको I निकालना है, दैट मीन्स R को नीचे भेजना पड़ेगा, तो V बाई आर इक्वल्स टू आई होगा। तो अगर V बाई आर इक्वल्स टू आई होता है, आपको V पता था 5, R पता था 2, तो 5 से 2 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2.5, दैट मीन्स करंट फ्लो होगा 2.5 एम्पियर। ऐसे आप लोग को निकालना पड़ता है, इसलिए फार्मूला V इक्वल्स टू आई आर बहुत हेल्पफुल है। कभी आपको V और R बता देगा, I निकालना पड़ेगा, कभी आपको V और I दे देगा, R निकालना पड़ेगा। तो मल्टीपल्स वे में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बस यही एक फार्मूला से निकल जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, resistance. Okay, the factors on which the resistance of a conductor depends. तो आप लोग ने पहली बार ये रेजिस्टेंस आर के बारे में जाना है, वो भी ओहम्स लॉ के थ्रू से। लेकिन इसको थोड़ा डिस्क्राइब से मतलब थोड़ा डिटेल से समझते हैं। रेजिस्टेंस, यस, ये देखो थोड़ा यहाँ पर क्या बताया, इट इज़ डिफाइंड एज द हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, ये हिंडरेंस सोचो, ये हिंडरेंस का मतलब क्या हो गया। यहाँ पर जो हिंडरेंस लिखा हुआ है, हिंडरेंस का मतलब होता है रुकावट, बाधा देना। कोई भी चीज़ को आप अगर काम कर रहे हो, उसमें कोई आपको बाधा दे रहा है, दैट मीन्स यू विल से दैट द इशूज आर हिंडरिंग मी, या फिर द सिचुएशंस आर द हिंडरेंस। सो अब सोचो कि स्कूल का गेट है, यहाँ पर 50 बच्चे एक साथ हैं और वो इस गेट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। छुट्टी का घंटा बजा, ये दरवाज़ा खुल गया और ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते करते निकलेंगे तो बहुत धक्का लगेगा, धक्का मुक्की होगा, तो वो लोग इतना जल्दी से निकल नहीं सकेगा। तो ये जो पाथ है ये छोटा हो गया और फिर 50 बच्चे निकलेंगे तो ये ज़्यादा हिंडरेंस होगा, क्योंकि रास्ता तो छोटा हो गया और 50 बच्चे एक साथ ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमिलर बात है, ये जो हिंडरेंस फील हो रहा है ना, किनको, बच्चे लोगों को धक्का मुक्की फील हो रहा है, दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ। एक वायर के थ्रू से जब इलेक्ट्रॉन पास होता है, इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसे बच्चे जैसे गैदरिंग करके रहता है, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इस वायर के थ्रू से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए क्या होता है, पाथ अगर सही से क्लियर नहीं रहता तो वो लोग धक्का मुक्का खाते हैं इलेक्ट्रॉन, और कुछ धक्का खाने के बाद वहीं स्टॉप हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जा भी नहीं सकता है। तो क्या होता है, हिंड्रेंस जनरेट होता है। तो ये जो वायर के अंदर में ये हिंड्रेंस जनरेट हो रहा है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑब्वियसली कोई भी ये रेजिस्टेंस या फिर हिंड्रेंस को समझना है तो मेटल के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कि मान लो कि एक कॉपर वायर है, उसका मोटापन जितना है, नीचे एक एल्युमिनियम वायर है, उसका मोटाई भी उतना ही है, दैट मीन्स दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक कॉपर वायर के थ्रू से जाएगा तो उसको जितना रेजिस्टेंस फील होगा, एक एल्युमिनियम वायर के थ्रू से जाएगा तो क्या उसको सेम रेजिस्टेंस फील होगा। यही सवाल आ जा रहा है मेटल के ऊपर कि हाँ, कॉपर भी मेटल था, एल्युमिनियम भी मेटल है, लेकिन रेजिस्टेंस ना डिपेंड करता है मेटल कौन सा है उसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। कॉपर में कभी भी कॉपर का जितना रेजिस्टेंस होगा, एल्युमिनियम का उससे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। मन में बहुत सारा सवाल हो रहा है कि रास्ता तो सेम था, रास्ता सेम था तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, चौड़ाई सेम था, इलेक्ट्रॉन भी जा रहा था, जितना 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जा रहा था, यहाँ से भी 50 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा। कॉपर का जो स्ट्रक्चर रहता है, एक कॉपर दूसरे कॉपर एटम के साथ जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, एक एल्युमिनियम और दूसरा एल्युमिनियम एटम वैसे स्ट्रक्चर में जुड़ा नहीं रहता। तो क्या होता है, दो कॉपर के बीच में जितना गैप रहता है, दो एल्युमिनियम के बीच में उतना ज़्यादा गैप नहीं रहता। तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाता है कॉपर के थ्रू से,
लेकिन एल्युमिनियम के थ्रू से नहीं पास हो सकता है। और सिर्फ ये बात नहीं रहता है, इसके साथ भी और भी रिलेटेड बहुत सारे बात होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों को जैसे दौड़ के जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे एक पोजीशन से अनदर पोजीशन में जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है? ये एक मैंने मान लो कॉपर का एटम दिखाया, उसके साथ और एक कॉपर का एटम जुड़ा हुआ है। आप लोग ने लास्ट ईयर क्लास 9 में ये पढ़ लिए थे कि इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, लास्ट सेल में, वो सेंटर के प्रोटॉन के साथ उतना अच्छे से कनेक्टेड नहीं रहता है। वो थोड़ा लूज टाइप के होते हैं, वो लूज हो जाते हैं, मतलब वो इजीली निकल के बाहर जा सकता है। ये निकलते क्यों है? अगर कोई इसको थोड़ा भी एनर्जी दे देगा तो वो निकल के बाहर चला जाएगा। तो ऐसे होता है कि यहाँ पर इसका लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये लोग दोनों जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस के दो एंड के साथ जुड़ जाते हैं तो ये एनर्जाइज्ड हो जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स वो निकल जाते हैं अपने ऑर्बिट से, और निकल के वो क्या करते हैं? अपने नेक्स्ट वाले एटम के पास चल जाता है। नेक्स्ट वाला एटम क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को तो ले लेता है, लेकिन अपना जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन था उसको फ्री बना देता है। दैट मीन्स ये एक कंटिन्यूस चेन बना जाता है, एक कंटिन्यूस चेन बनते जाता है। वायर तो ऐसे ही है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है। ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू कर देता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू करता है तो हम लोग जब कंडक्टर को देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन घुसा था और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इतना दूर तक चल गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन उसके नेक्स्ट वाले एटम में जाके ही रुक गया, उसके नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन ने उसके नेक्स्ट वाले में गया, ऐसे करके जाता है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो यहाँ पर आके निकला। यहाँ आके जो निकला था वो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जस्ट उसके प्रीवियस वाला एटम का लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। तो जो कॉपर के लिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होने का प्रोबेबिलिटी, ये कितने बहुत इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, लेकिन एल्युमिनियम उतने इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है। उसलिए कॉपर में फ्लो अच्छा होता है, लेकिन एल्युमिनियम में फ्लो अच्छा नहीं होता। तो ये जो रेजिस्टेंस में हिंडरेंस का बात बता रहा हूँ, ये कुछ उसी बात को रिप्रेजेंट करता है। ये जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के लिए इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं हो सकता, ये तो एटॉमिक लेवल में आप लोग सोच रहे हो, लेकिन एज ए मैकेनिकल फिजिक्स के तौर से अगर समझोगे तो आपको तो एटम नज़र नहीं आ रहा, बस आपको एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि कॉपर में आपने करंट फ्लो किया, वो बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है, लेकिन एल्युमिनियम में फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो आप उसको सिंपली डिफाइन कर दे रहे हो कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, उसलिए अच्छा करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसलिए अच्छे से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो ये जो हिंड्रेंस का बात बता रहे हैं, इसको ऐसे समझ लो कि इट इज़ डिफाइंड एज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। ये जो रेजिस्टेंस का बात बता रहे हैं, ये बेसिकली द हिंड्रेंस है जो करंट को जाने से रोकता है, ये प्रॉपर्टी है। और देखो इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, इन दोनों का रेशियो। हाँ, हम लोग तो ओम्स लॉ से यही पढ़े थे, R इक्वल्स टू V बाई आई। ये तो रेशियो होता है, V और I का रेशियो होता है, V और I का रेशियो रेजिस्टेंस होता है। देखो इस रेजिस्टेंस का इसका यूनिट क्या है? ओम। अगर किसी को ओम याद नहीं आ रहा तो इससे भी समझ सकते हो। R कहाँ से आया था? V बाई आई से आया था। तो V का क्या था? वोल्ट, और I का क्या था? एम्पेयर। तो कोई अगर हमको, मतलब कोई अगर ये भी लिखता है ओम नहीं लिख के अगर ऐसे लिखता है कि वोल्ट बाय एम्पेयर रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, वो भी सही कह रहा है, लेकिन वोल्ट बाय एम्पेयर को पहले बताया था ओम ने, उसलिए रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग ओम बताते हैं। सो इसके साथ ही एक चीज़ जुड़ा हुआ है, देखो कंडक्टेंस।
रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया कि ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है। तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है? कम है। तो कम होने के लिए करंट क्या हो रहा है? ज़्यादा फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस तो कम है, कौन सा क्वांटिटी इसका ज़्यादा है? करंट फ्लो होने का क्वांटिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। देखो यहाँ पर बताया गया कि कंडक्टेंस, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स कॉपर का रेजिस्टेंस लो है लेकिन कंडक्टेंस ज़्यादा है। बात एक ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया। कंडक्टेंस ज़्यादा है दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है मतलब करंट फ्लो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा फ्लो हो रहा है दैट मीन्स उसका कंडक्टेंस ज़्यादा है। एल्युमिनियम के लिए क्या होगा? एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता है, दैट मीन्स करंट फ्लो कम होगा। करंट फ्लो कम हो रहा है मतलब उसका कंडक्टेंस लो है। तो रेजिस्टेंस के साथ कंडक्टेंस जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस को हम लोग ओहम कहते हैं तो कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे? जैसे उसका रेसिप्रोकल 1/ओहम। तो 1/ओहम को हम लोग ने जैसे आगे भी पहले एक बार पढ़े थे ना कि किसी का टू दी पावर -1 इन्वर्स क्या होता है, तो उसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि ये अगर ओहम अगर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1/ओहम दैट मीन्स ओहम टू दी पावर -1 ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इससे रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताइए कि दो वायर है, इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो बताओ क्या कम है? अगर कंडक्टेंस इसका ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इसका कम है। अगर आपसे पूछा गया कि इसका कंडक्टेंस हाई है तो क्या करंट फ्लो ज़्यादा होगा? करंट फ्लो क्या ज़्यादा होगा? हाँ, इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है तो इसका करंट फ्लो भी ज़्यादा होगा। डिफरेंट वे में आपको कंफ्यूज किया जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ के, ये कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को लेके। आप लोग कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ लो। सो देखो, रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया है, तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिफेंस, कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है या ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। हाँ, ऑब्वियसली कंडक्टर है तो करंट तो फ्लो होगा, लेकिन क्या अच्छे से फ्लो होगा कि थोड़ा हिंडरेंस रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस किस किस के चीज़ कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? देखो ये पिक्चर देखो, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो पहले वाला क्या दिखाया है? एरिया, एरिया, फिर क्या है? लेंथ, और फिर क्या है? देखो ये रेजिस्टिविटी। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वो स्कूल के गेट वाला बात फिर से सोचो कि दो केस बता रहा हूँ। स्कूल का गेट का एरिया इतना छोटा है, यहाँ पर 50 बच्चे रुके हुए हैं, और स्कूल का गेट का चौड़ाई एरिया इतना है, यहाँ पर भी 50 बच्चे हैं। तो किससे ज़्यादा अच्छा करंट फ्लो हो सकेगा? आप अगर बच्चे को इलेक्ट्रॉन के थ्रू से देखो तो बताओ कि किससे इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो होगा? क्या इस केस में कि इस केस में? देखो इसमें एरिया कम है तो ऑब्वियसली इसमें हिंडरेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा बच्चे नहीं जा सकेंगे, लेकिन इसमें एरिया बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स बच्चे बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो बात तो समझ में आया कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा, और करंट फ्लो ज़्यादा हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। बात को समझो, एरिया ज़्यादा है, एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, इसी को तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं। देखो वही बात को यहाँ पर बता दिया गया है कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A,
दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है लेकिन 1/, है तो 1/, रहने से हम लोग बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स रेजिस्टेंस एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो एक फैक्टर समझ में आया कि एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अभी आप दूसरा समझो, लेंथ के बारे में समझो कि एक पाइप है इतना लंबा और एक पाइप है छोटा। बताओ किससे ज़्यादा पानी जाएगा? क्या इससे ज़्यादा पानी जाएगा कि इससे ज़्यादा पानी जाएगा? ऑब्वियसली ये बड़ा पाइप है तो इससे ज़्यादा पानी जा सकेगा और इससे छोटा पानी जा सकेगा। तो आप लेंथ जितना बढ़ाओगे, आप लेंथ जितना बढ़ाओगे उससे करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में देखो कि बाल्टी आपने कहाँ लगाया? बाल्टी यहाँ लगाया है और यहाँ पर बाल्टी लगाया है। तो बताओ तो कौन जल्दी बाल्टी भरेगा, ये भरेगा कि ये भरेगा? ऑब्वियसली ये जल्दी भर जाएगा, क्योंकि पानी को ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा लॉन्ग पाथ यहाँ पर लग रहा है। तो फिर यहाँ पानी जब भरेगा तो इसको भरने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? क्विक भर जाएगा, इसमें बहुत क्विक भर जाएगा। तो हो क्या रहा है, इस बात को थोड़ा रिपीट करो, मतलब फिर से समझो। एक पाइप था लंबा, उसमें पानी भरने के लिए, करंट मिलने के लिए हमको बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा था। और एक पाइप छोटा था, उसमें बहुत जल्दी पानी भर जा रहा था। करंट सोचो कि करंट आ रहा था, करंट आने में बहुत टाइम लगा रहा है, और इसमें करंट क्विक आ रहा है। तो जिसमें करंट क्विक आ रहा है मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसमें करंट ज़्यादा टाइम लगा रहा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। दैट मीन्स लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा हो गया कि पाइप अगर लंबा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, पाइप अगर छोटा है तो रेजिस्टेंस कम है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस के साथ लेंथ का रिलेशन कैसा हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो आपने दो चीज़ समझे, आर हो गया 1/a, आर हो गया प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल रेट में बढ़ रहा है। अभी इन दोनों को मिक्सचर कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू L/A। लेकिन हम लोग ने बताया कि हम लोग प्रोपोर्शनल रेट से नहीं चलते हैं, इक्वल्स टू साइन यूज़ करते हैं। दैट मीन्स R इक्वल्स टू L/A। लेकिन प्रोपोर्शनल से इक्वल्स टू लाने के लिए हम लोग को कांस्टेंट चाहिए, ये कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। देखो ये साइन देखो कैसा है, रो जैसा है। तो ये जो रो यूज़ किए इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी भी क्या एक फैक्टर है? हाँ, रेजिस्टिविटी भी एक फैक्टर है। जो मैंने आपको बताया था ना, वो कॉपर वाला और एल्युमिनियम वाला एग्जांपल, कि एटम्स कैसे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, वही बात यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी को बताता है कि किसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, कॉपर का रेजिस्टिविटी कम है। कॉपर बहुत इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकता है, लेकिन ये उतना जल्दी से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स कॉपर का रेजिस्टिविटी लो है, लेकिन एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी हाई है, बहुत ही हाई है। तो तीन फैक्टर तो पता चल गया कि एक हो गया कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, लेंथ के ऊपर और रेजिस्टिविटी ऊपर। और ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है किसके ऊपर? मेटल के ऊपर, कि कौन सा मेटल यूज़ हुआ है एज ए कंडक्टर। अगर कॉपर यूज़ हुआ है तो उसका रेजिस्टिविटी थोड़ा कम है, एल्युमिनियम यूज़ हुआ है तो रेजिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा है,
और डिफरेंट डिफरेंट करते करते बहुत सारे मेटल्स का यूज़ करो। आप लोग देखो, एक चार्ट दिया हुआ है, एक चार्ट बताया गया है जिसमें सारे मेटल्स का रेजिस्टिविटी बता दिया गया है कि किसका बेहतर है कंडक्ट रेजिस्टिविटी, किसका रेजिस्टिविटी कम है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस थ्री वी कैन से द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। हम लोग को जो फॉर्मूला मिला कि R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये फार्मूला आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान में रख लो। ये देखो, यहाँ पर वो चार्ट में गिवन है कि कौन सा मटेरियल का रेजिस्टिविटी कैसा है। देखो कंडक्टर में क्या क्या आ जा रहा है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैंगनीज। दैट मीन्स यहाँ से इतना दूर तक जितने भी मेटल्स यूज हुए हैं उसका रेजिस्टिविटी बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। एलॉय में देखो इनका रेजिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा है, और इंसुलेटर में देखो इसका रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए इन सारे में करंट अच्छे से फ्लो होगा, इनमें करंट फ्लो होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं, और इनमें तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो अगर हम लोग इस चार्ट को थोड़ा देखते हैं तो देखो, तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन बनेगा, कंडक्टर मतलब किस में सबसे अच्छे से करंट फ्लो हो सकेगा, सिल्वर में, उसके बाद आएगा कॉपर में। तो मन में भी सवाल आ रहा है ना कि अगर कंडक्टर के रूप में सिल्वर सबसे अच्छा है तो हम लोग घर में या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, जितने ओवरहेड लाइंस देख रहे हैं, इसमें हम लोग सिल्वर का वायर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उसमें तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन आप एक बात समझो कि अगर सिल्वर के यूज़ करेंगे तो कॉस्ट भी तो ज़्यादा लगेगा। एक सिल्वर का वायर खरीदेंगे 10 मीटर का, उसका जितना कॉस्ट पड़ेगा, कॉपर का वायर का कॉस्ट तो कम है, चोरी होने का भी संभावना रहेगा। आप लोग ओवरहेड लाइंस बना दिए कॉपर का, सिल्वर का, और फिर सुबह आके देख रहे हो कि कॉपर सिल्वर का जितना भी वायर था वो काट के लेके चल गया। सो बहुत सारे इश्यूज जनरेट हो जाते हैं, एंड मेंटेनेंस का भी कॉस्ट रहता है। तो सारे मिला के अगर आप लोग आओ कि कौन सा एलिमेंट सबसे अच्छा है जिसको हम लोग एज ए कंडक्टर यूज़ भी कर सकते हैं, और कॉस्ट भी उतना नहीं लगेगा, मेंटेनेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग कॉपर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम को नहीं करते हैं, हाँ एल्युमिनियम को करते हैं। कुछ कुछ आप लोग वो मशीन्स देखेंगे, जैसे घर में होता है ना, उसको क्या बोलता है, मिक्सचर ग्राइंडर। हाँ, तो कुछ कुछ मिक्सचर ग्राइंडर रहता है, उसमें एल्युमिनियम का कॉयल रहता है, और अच्छे अच्छे कंपनी का कॉपर का रहता है। एक गाड़ी है उसका नाम है क्या, बुकाडी वेरोन। बुकाडी वेरोन का जो इंजन बना हुआ है वो, उसका जो वाइंडिंग है वो पूरा सिल्वर से बना हुआ है। दैट मीन्स वहाँ का कंडक्टेंस बहुत ही अच्छा है, वो गाड़ी में करंट सप्लाई बहुत ही अच्छा होगा, वो गाड़ी बहुत फास्ट मूव करेगा। तो आप समझ रहे हो कि अभी हम लोग टाटा या फिर महिंद्रा गाड़ी में क्यों सिल्वर का यूज़ नहीं करते। तो देखो बुकाटी वेरोन का प्राइस भी तो बहुत हाई है। आप आप एक रीज़नेबल प्राइस में एक गाड़ी खरीदने जाओगे और उसमें आपको बताया गया कि कॉपर वाइंडिंग है, तो आप बोलोगे प्राइस कितना है, वो आपको जितना प्राइस बताएगा। और उसी के साइड में एक गाड़ी खड़ा है, सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, लेकिन उसको वाइंडिंग सिल्वर से किया गया है। फिर जब उसका दाम पूछोगे कि ये गाड़ी का दाम कितना है जिसमें सिल्वर वाइंडिंग किया गया है, तो देखो समझ में आएगा कि प्राइस का कितना चेंजेस आ गया है, बहुत हाई प्राइस बन गया। बुगाटी वेरॉन हो गया, रोल्स रॉयल्स हो गया, जितने भी गाड़ी बनते हैं उसमें सारे सिल्वर वाइंडिंग यूज़ होता है, उसलिए कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एफिशिएंट वे से अगर देखो तो सिल्वर इज़ ए बेस्ट कंडक्टर रादर देन कॉपर। लेकिन कॉस्ट एफिशिएंसी से देखो तो कॉपर इज़ बेटर देन एलुमिनियम। लेकिन एलुमिनियम भी कहीं कहीं यूज़ होता है, कुछ कुछ मोटर्स होते हैं, पंप्स होते हैं जहाँ पर एलुमिनियम वाइंडिंग भी रहता है। तो आप लोग एज ए स्टूडेंट ये जान लो कि कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर, एंड किसके रिस्पेक्ट में, एलुमिनियम के रिस्पेक्ट में। एंड कॉपर इज़ गुड फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी मैटर, इसीलिए हम लोग इन हाउस होल्ड वायरिंग में कॉपर वायर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कंडक्टेंस भी अच्छा है एंड
कॉस्ट इफिशिएंट भी है रादर देन एलुमिनियम, क्योंकि एलुमिनियम तो सस्ता तो है लेकिन उतना अच्छा करंट फ्लो नहीं करता। तो ये आप लोग चार्ट याद कर लो, ये फार्मूला भी आप लोग यहाँ से ये पार्ट को थोड़ा देख लो। ओके।